धाकड़ खबर, बेखौफजुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ईरान फिर से एक बार पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी लगता है कि अमेरिका पीछे हट रहा है, कभी लगता है कि ईरान पीछे हट रहा है, लेकिन एक घटनाक्रम बड़ा घटा है। उस पर बात करना जरूरी है ईरान के संदर्भ में, क्योंकि ईरान हमेशा बात करता है मुस्लिम दुनिया की एकता की। लेकिन ईरान को न जाने क्या आपत्ति हुई कि उसने कहा कि वो तुर्की में बैठकर अमेरिका से बात नहीं करेगा। यही नहीं, उसने ये भी साफ कर दिया कि वो जब बात करेगा अमेरिका से तो वो नहीं चाहता है कि अगल बगल के देश वहां पे चौधरी बन के पंचायत के तौर पे या पंचायती के तौर पर बैठे। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसे क्या दिक्कत हो गई है? जबकि हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल में तमाम देश, कतर का प्रधानमंत्री भागा भागा ईरान जा रहा था, सऊदी अरब वाले बात कर रहे थे कि हम अपनी जमीन और हवा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हवाई क्षेत्र। तुर्की और यूएई तमाम तरीके, पाकिस्तान जो है वो यूएनएससी में हर तरह से ईरान का सपोर्ट करता है। तो ये घटनाक्रम जो घटा है, इसके पीछे की रणनीति है क्या ईरान की? और वो ट्रंप आखिर क्यों मान गया, जो दुनिया भर की चढ़ाई करके कनपटी पे तमंचा रख के ईरान से समझौता करना चाहता है कि ठीक है भाई, तुर्की में बात नहीं कर रहे, ओमान में बैठ के बात कर लो। इन्हीं तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। एक मुद्दत बाद हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने चैनल पे मुझे एक बार फिर बोलने का मौका दिया। पहले बात करते हैं आपके चैनल को लेके, जो पिछले 3-4 महीने से आप एक समस्या का सामना कर रहे हैं यूट्यूब की वजह से। हालांकि आपने अपना काम बंद नहीं किया, लेकिन इन तमाम हालात में आदमी काम कैसे कर रहा होगा, आप लोग शायद सोच नहीं पाएंगे। अच्छा, जो भी खबर आप देखते हैं कि भाई 10 मिनट की, 20 मिनट की आपके सामने आ गई, घंटों घंटों उस पर मेहनत होती है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करवाना पड़ता है, अपलोडिंग करना पड़ता है, तब जाके वो आप तक पहुंचती है। लेकिन आम लोगों को इससे क्या? खैर, आप बताइए वो समस्या का क्या समाधान हुआ? देखिए, 15 अक्टूबर को हमें अचानक इत्तला दी गई कि आपका मोनेटाइजेशन बंद हो गया। मोनेटाइजेशन बंद होने की जो प्रॉब्लम थी वो हमें लगा कि शायद हमारा काम पसंद नहीं है। जाहिर है उन्हें कुछ ऐतराज है हमारे काम पर। तो उसके हम्म। बाद उनकी तरफ से एक इत्तला आई कि आप मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जो नेचुरोपैथ हैं, जो हिंदुस्तानी इलाज के तरीकों से लोगों को ठीक करने की बात करते हैं, जो हम्म। फार्मेसी का जो धंधा है उसको बहुत बड़ा धोखा बताते हैं, तो वो वीडियो हमारे यहाँ से जाती थी। उन्होंने ये कहा कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो हमने फौरन कहा कि ठीक है साहब, अगर आपको ये प्रॉब्लम है। तो हमने उनकी जो वीडियोस हटा दी अपने यहाँ से और नई वीडियो डालनी भी बंद कर दी। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ हमें ये बताया कि 3 महीने ये मोनेटाइजेशन बंद रहेगा। 3 महीने हम्म। हमारे 15 जनवरी को खत्म हुए। तब उन्होंने कहा कि 1 महीने तक हम रिव्यू करेंगे आपके काम को, तो आपके चैनल को देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे अपना फैसला। तो अभी देखिए 15 फरवरी के आसपास शायद मोनेटाइजेशन फिर से शुरू हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। देखिए, एक बात ये सही है कि मेरी अपनी हालत ऐसी है कि मुझे घर की तरफ से प्रेशर नहीं है कि मैं घर चलाने के लिए मैं चैनल से चलाऊं। लेकिन ये जरूर है कि जो कुछ आता है उससे बहुत से खर्चे निकलते रहते हैं और आदमी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन बिल्कुल आमदनी बंद हो और उसके बाद भी काम करता रहे, बहरहाल ये मैंने कोशिश की है। और अब भी तकरीबन 10,000 घंटे चैनल हर दिन रोजाना लोग देख रहे हैं। लोगों का प्यार है, हमारी कोशिश है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में एक सवाल नहीं, किया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं मेरी जब आपकी बात हुई थी तो यही था कि आप अपना काम बदस्तूर जारी रखें। हम लोग भी 2018 में इस समस्या का जी सामना कर चुके हैं। 3 महीने तक हमारे चैनल जी का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था। बाद में हैकिंग हुआ जी 2019 के अंदर, जब धाकड़ जी समाचार बनाया। खैर, इसको छोड़ते हैं। जी ईरान का ये कहना कि मैं तुर्की में बात नहीं करूंगा, ओमान में बात करूंगा, एक चीज तो है। और हम्म दूसरा, ये मुस्लिम देशों को साथ में बैठा के मैं अमेरिका से बात नहीं करूंगा। तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि तमाम मुस्लिम दुनिया के एकजुट करेंगे, और दूसरे आप अपने पसंद के देश में कहीं बैठ के बात करना चाहते हैं और मुस्लिम देशों को साथ नहीं रखना चाहते हैं। ये क्या रणनीति है? देखिए, नंबर एक ये कि ओमान भी एक मुस्लिम मुल्क है। इसलिए ओमान में बातचीत करने में वो मुस्लिम वाला एंगल तो नहीं है। अच्छा। ओमान पर शायद ईरान को ज्यादा भरोसा है। और पिछली बार आपको याद होगा जब बात हो रही थी उस जून की जंग से पहले, तब जी। भी या तो ओमान में बात होती थी या इटली में रोम में बात होती थी ओमान के एम्बेसडर के घर।
ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका का नुमाइंदा किसी एम्बेसडर के घर पे आने पे बात करने के लिए मजबूर हुआ था। मेरी तेहरान में इस सिलसिले में बात हुई कि भाई ये क्या कुछ है। तो ईरान की पूरी कोशिश ये रही, और अब भी मुझे लगता है वही कोशिश है, कि वो किसी ऐसे वेन्यू पर नहीं बैठना चाहते जहां मोसाद के एलिमेंट होने की उम्मीद हो, या वेन्यू के अंदर बगिंग की हुई हो, सारी खुफिया इत्तलात सारी मोसाद तक पहुंचे, इसलिए वो एहतियात कर रहे हैं। नंबर 2, मेरी अभी अभी जब आपका फोन आया था तो बैरूत में मेरी बात हो रही थी, वहां से मुझे एक खास बात यह बताई गई कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भी भरोसा नहीं रहा। ये बात इसलिए कि नेतन्याहू मुसलसल अमेरिका को पुश कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ हमला कर दो, चढ़ जा बेटे सूली पर, राम भली करेगा। और अब ट्रंप को अकल आ रही है कि वो तमाम फौजें भेजने के बावजूद वो बात करने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि ईरान और ईरान प्लस जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, उन्होंने भरपूर तैयारी की हुई है इस बार। और कहना यह है आयतुल्लाह खामेनेई का कि इस बार जंग शुरू हुई तो पूरे इलाके में फैलेगी, और जब पूरे इलाके में फैलेगी कि उसके दो मानी हैं। एक तो पूरे इलाके में जो अमरीकी बेसिस हैं जिन जिन मुल्कों में, उन पर भी हमला होगा, उन बेसिस पर। और दूसरे इसके मानी ये है, दूसरे मानी इसके ये है इलाकाई जंग के जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो हूथी अंसारुल्लाह हो या हिजबुल्लाह हो, हमास हो, हजदल शाबी इराक हो, ये सारे मिलकर के ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसलिए इलाकाई जंग से अब ट्रंप ऐसा लगता है शायद बच रहे हैं। ठीक है, नेतन्याहू, ट्रंप और इलाकाई जंग का मुद्दा फिलहाल अभी साइड रखते हैं और अपनी बात पे वापिस आते हैं। ठीक है, आप वेन्यू बदल लीजिए, लेकिन तुर्की को, पाकिस्तान को, सऊदी को, कतर को जो कोशिश की थी ट्रंप ने साथ में बैठाने की, उससे क्या एतराज हो सकता है? देखिए, उससे एतराज ये हो सकता है, असल में कतर कोई अगर ये समझता हो कि कतर अगर मीडिएशन करता है या तुर्की मीडिएशन करता है तो वो अपनी मर्जी से करते हैं, मुझे लगता है वो पूरी मालूमात नहीं रखता। पूरी मालूमात ये है कि सबके रोल तय होते हैं वाशिंगटन में और तेल अवीव में। किससे क्या काम लेना है, दोस्तों से भी उनको लगाया जाता है कि तुम्हें ये करना, हम ये करेंगे। बिल्कुल जैसे क्रिकेट की टीम होती है कि हम यहां से बॉल फेंकेंगे और तुम कैच कर लेना। तो जब देखिए, मुस्लिम मुल्क कहना तो बहुत आसान है, यकीनी तौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, लेकिन हुकूमतें वो हैं जिन्होंने इस 2 साल की जंग में बाकायदा इजराइल को सपोर्ट किया है। हमें याद रखना चाहिए कि हूथी अंसारुल्लाह ने जब रेड सी, बाबुल मंदब बंद किया अमेरिका और इजराइल के लिए, तो यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इन्होंने बाकायदा जमीनी रास्ता दिया था, और आज भी 24 घंटे ट्रक उन रास्तों पर चल रहे हैं। तो इनको मुस्लिम मुल्क ना कहा जाए, बल्कि अमरीकी और इजरायली एलाइज कहा जाए, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर डिफाइन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है जी। तो क्या ये अमेरिकी एलाइज जो हैं, जैसे कतर का प्रधानमंत्री, मैंने अपने शुरुआत में कहा कि भागा भागा ईरान गया, सऊदी अरब वाले ने भी फोन किया, ईरान के राष्ट्रपति से बात की, और कतर और तमाम लोग, तुर्की वाले जो विदेश मंत्री हैं, वो तो लगातार चेताते रहे कि हमला करेगा, हमला करेगा अमेरिका। तो ये जो हमदर्दी दिखा रहे थे, ये ईरान की हमदर्दी नहीं है, ये अमेरिका के भरी हुई चाबी थी जो बोल रहे थे वो। यकीनी तौर पर मैं, देखिए, तकरीबन 1979 से उस पूरे इलाके को देख रहा हूं, बहुत मुल्कों में मैंने सफर किया है। ये यकीनी तौर पर इनका रोल तय किया जाता है वहां से कि तुम्हें अब ये करना है, उसे ये करना है। भाई, जब IAEA के सरबराह ग्रोसी को बाकायदा प्राइवेट पार्टी में इजराइल के अंदर देखा गया, और जब ये बताया गया कि तुमने एक तरह से हमारी खुफिया मालूमात न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के बारे में इजराइल को दी हैं, उन पर भरोसा नहीं है, जो IAEA यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, तो ये तो बिल्कुल सामने के प्यादे हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं खिदमत करने के लिए। देखिए, कितनी ताज्जुब की बात है, एक मुल्क है कतर जिस पर इजराइल हमला करता है, ये करते हुए कि वो हमास के लोगों को मार रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर तो उस मुल्क पर हमला हुआ ना, उसने इजराइल के खिलाफ क्या एक कोई स्टेटमेंट भी दिया क्या?
यानी हमारे मेरे घर में कोई हमला कर दे, मैं ये भी ना कहूं कि यार तुमने मेरे साथ गलत तो किया। उन्होंने तो ऐसी कोई बात ईरान के बारे में भी नहीं कही थी ना, जब ईरान ने हमला किया था अमेरिका के ठिकानों को टारगेट करते हुए, उन्होंने तभी क्या उखाड़ लिया हाँ, था ईरान का? अरे अरे नहीं ना, वो उखाड़ सका, बल्कि ट्रंप को थैंक यू ईरान बोलना पड़ा था, हमें याद रखना चाहिए। ट्रंप ने, वो तो बहुत ही दिलचस्प बात थी। देखिए, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, शायद आपके चैनल पे ये बात कहीं गई है या नहीं, मैं हम्म। बता दूं। ये जो 12 दिन की जंग रुकी थी, 12 दिन की जंग रुकने की शर्तें बहुत दिलचस्प थी। बहुत हम्म। कम लोग जानते हैं इसको। और मैंने हम्म। बिल्कुल तेहरान से उसी दिन वो इंफॉर्मेशन ली थी। वो हम्म। ये था कि अब ये फंस गए बुरी तरह से, इन्हें जंग रुकवानी थी अमेरिका और इजराइल को। हम्म। ईरान इस शर्त पर तैयार हुआ कि आखिरी 3 घंटे हम हमले करेंगे इजराइल पर, और इजराइल को जवाबी कार्रवाई का हक नहीं होगा। हम्म। आखिरी हमला, जवाबी कार्रवाई हम अमेरिका के बेस पर, अल उदैद पर हमला हम करेंगे, लेकिन हम्म। ईरान पर अमेरिका को जवाबी कार्रवाई का हक नहीं होगा। ये हम्म। ताकतवर मुल्क होते हैं जो इस तरह से कमजोर होकर के जंग बंद करते हैं, या मजबूत होते हैं? ये हम्म। इतने पिट चुके थे, इतना बुरा हाल था कि आखिरी हमले का हक ईरान हम्म। को था, ना कि ठीक है। अमेरिका या इजराइल को। जी। चलिए, दो पहलू और हैं। जी। क्या ईरान को ऐसा लग रहा था कि अगर इन देशों के साथ बैठकर वो अमेरिका से डील करता है तो उसकी जो हम्म। इलाके के अंदर एक इमेज है हम्म। वो डाउन होती हम्म। है? और क्या ट्रंप ने जानबूझकर ईरान के साथ इन मुस्लिम देशों को बिठाने की रणनीति इसलिए बनाई ताकि वो ये ना दिखाए कि देखो वो सीधे अमेरिका और ईरान आपस में डील कर रहे हैं, यानी कि वो ईरान को डाउन करके रखना चाहता है? क्या उसको समझकर ये रणनीति अपनाई गई कि हम तुर्की में नहीं बैठेंगे और हम मुस्लिम देशों के साथ नहीं बैठेंगे? देखिए, ये जो तादाद बढ़ाई गई थी कि ये सारे मुल्क बैठेंगे, ईरान ने ये कहा है कि आप बातचीत में पार्टिसिपेट ना करें, ऑब्जर्वर के हैसियत से आप बैठें, बातचीत क्या हो रही है वो सुने। दूसरी बात जो है वो अमेरिका और इजराइल, विटकॉफ जो इजराइल होकर के आए हैं कल, उनसे ये कहा गया इजराइल की तरफ से, नंबर एक, ईरान में जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाए। जो एनरिच यूरेनियम है जो 40 किलो के आसपास बताया जाता है, वो हम्म। दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाए। हम्म। मिसाइल जो है वो मिसाइल प्रोग्राम कम किया जाए, बंद किया जाए। हम्म। और इस पूरे इलाके में जो उनके मुताबिक प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जिनका हम्म। मैंने अभी जिक्र किया, हम्म। उनको मदद करना बंद कर दे। हम्म। अब इसको सबको मिलाकर के अगर आप देखें, तो हम्म। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि इजराइल की जान बचाने के लिए ईरान तैयार हो जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। ये हम्म। कैसे मुमकिन है? उनके इस्लामी इनकलाब के बुनियादी उसूलों में दो चीजें बहुत अहम है, याद दिला रहा हम्म। हूं मैं लोगों को। हम्म। नंबर एक, अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है। ठीक है। दूसरे, इजराइल जो है इस इलाके में कैंसरस नासूर है, इसको उखाड़ फेंकना जरूरी है। वो ठीक उनकी है। फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। जो भी उनके खिलाफ, कब्जे के खिलाफ लड़ता है, जो बैतुल मुकद्दस को बचाने की बात करता है, उसके साथ ईरान खड़ा हुआ है। तो ठीक है। इन शर्तों पर अब इस बातचीत में इतने लोगों को बढ़ा करके इन तमाम चीजों पर डिस्कस करके डाइवर्ट करने की कहानी थी, उसको वो फोकस करना चाहता है कि सीधे ठीक। न्यूक्लियर पे बात करो, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। क्या ऐसा करके ईरान ने अपने आसपास के जो ये लोग हैं जो अभी तक उसके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, हमदर्दी कर रहे थे, उन्हें नाराज नहीं कर लिया है, उन्हें अपने खिलाफ नहीं कर लिया है? एक सवाल ये। दूसरा, क्या ईरान जो है इस बात के चलते शैतान से बात कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं फिर से वहां पर वो दंगे बवाल शुरू हो जाएं, क्योंकि अभी भी प्रोटेस्ट तो हो ही रहे हैं ना ईरान में, सर। अभी अभी इस वक्त प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, प्रोटेस्ट खत्म हो चुके, ऑलमोस्ट खत्म हो चुके। दूसरी बात यह कि ये जो पड़ोस के मुल्क हैं, इनकी अपनी फैसले लेने की अपनी कोई खास हैसियत नहीं है। मैंने जो कहा कि वो अमेरिका के और उनके इशारों पर काम करते हैं। देखिए, ईरान की बढ़ती हुई ताकत और इस पूरे इलाके में नजरियाती तौर पर अवामी अच्छा, मैं आपको सपोर्ट। रोकूं यहाँ पे एक मिनट के लिए। आप जो बार बार हाँ। ताकत बोलते हैं, आप देखिए करेंसी हाँ। कहाँ चली गई है, जनता वहां की हाँ। सड़कों पे आ रही है, उस पक्ष को हाँ। बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे, बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। वो जो करेंसी नीचे डाउन आ रही है, या महंगाई है, या लोगों की तकलीफ है, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे अमेरिका की पाबंदियां हैं। वो तेल बेचते हैं और पैसा वापस नहीं आता।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? यह बड़ी अजीब हमदर्दी है कि मैं आपके घर के चारों तरफ दीवार खड़ी कर दूं कि आपको सामान ना पहुंचे, और जब बच्चे चीख के आपसे खाने को मांगे तो आप ही को जिम्मेदार ठहराएं। मैंने दीवार खड़ी की, मुझे कोई ना कहे। तो यह दुनिया का अजीब प्रोपेगंडे के जरिए जालिम को मजलूम, मजलूम को जालिम कहने का जो तरीका है, उस नैरेटिव की वजह से मैं समझता हूं यह सवाल बनता है। सवाल तो अमेरिका से करना चाहिए, आप हैं कौन कि आप दूसरे मुल्कों पर पाबंदियां लगा करके लोगों को मुश्किल में डाले हुए हैं। चूंकि आपके मर्जी से वहां की सरकार फैसले नहीं लेती, इसलिए दबाव डालने का तरीका अपनाया हुआ है। तो वो उसकी वजह है, और उसके बावजूद उन्होंने ऐसे हथियार तो बनाए हैं। सबूत तो सामने आ चुके इस 12 दिन की जंग में भी कि अमेरिका, इजराइल और सारा वेस्टर्न मुल्कों का उनको रोकने का जो इंतजाम था वो सारा फेल हो गया, और इजराइल को इतनी तबाही हुई। तो ये तरक्की है या ये कमजोरी है? इस और दुश्मनों के बीच में जीने के लिए आदमी अपने आप को मजबूत करेगा ना, तो वो उतना मजबूत तो किया है ना उसने। चलिए, उतना मजबूत किया है। वैसे आपने सही कहा कि सवाल अमेरिका से पूछा जाना चाहिए कि इजराइल में कानून बनाया जा रहा है कि अगर किसी फिलिस्तीनी ने इजराइल का कत्ल किया तो उसको सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन जो इजरायली 72,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके हैं गाजा में, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। वो तो कर सकते हैं, उनको ये इख्तियार है। खैर, अब वापस लौटते हैं नेतन्याहू की तरफ। आपने कहा साहब नेतन्याहू रात दिन उकसा रहा है ट्रंप को कि हमला कर दो, हमला कर दो, लेकिन ट्रंप समझ गया है। लेकिन तमाम चीजों पे अगर आप अध्ययन करें और आज ही के टाइम्स ऑफ इजराइल में छपा हुआ एक सर्वे पढ़ें, तो इजराइल के लोग कह रहे हैं अपनी सरकार से कि तुम पहले हमला मत करना ईरान पे, ईरान जब हमला करे तब तुम करने की कोशिश करना, क्योंकि वो नहीं चाहते हमला करे। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है वो कह रहा है कि ट्रंप इसलिए ईरान पर अभी हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितने तमाम उनके लगे सगे देश हैं वो पहले उनको एयर डिफेंस सिस्टम देकर सुरक्षित करना चाहते हैं ईरान के हमलों से। आप कह रहे हैं साहब वो ईरान से जो है हमला करने की बात कर रहे हैं नेतन्याहू। देखिए, ये बड़ी तजब्जुब में हैं, बड़े कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो ईरान और ईरान प्लस जो जो ताकतें हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, वो दिन ब दिन मजबूत हो रही हैं, जिसकी वजह से इजराइल को अपने वजूद के लिए खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 12 दिन की जंग में यह देख लिया कि इजराइल को कितना नुकसान ईरान पहुंचा चुका है, तो उससे भी बचना चाहते हैं। तो ये खुद भी फैसला नहीं ले पा रहे कि क्या करें क्या ना करें, जंग शुरू करें ना करें। ईरान ने कम से कम अपनी ताकत से यह साबित कर दिया है कि अब हम, न सिर्फ हम बल्कि हमारे तमाम साथी तैयार हैं। आप ये जो अभी पिछले हफ्ते जो मुलाकात हुई थी अंकारा में, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने बहुत साफ पैगाम अमेरिका को दे दिया था। नंबर एक, अगर आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आमने सामने का एक दूसरे की इज्जत का, एहतराम का ख्याल करते हुए बातचीत करो तो बातचीत करो। अगर तुम एक तरफा हमें डिक्टेट करोगे तो हम पर कोई डिक्टेशन काम नहीं करेगा। नंबर दो, अगर आप हमें सोचते हो कि हम पर दबाव डाल करके कुछ ले लोगे, वो आप नहीं ले सकते। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हम पर हमला कर दो, करो आप हमला, हम जवाब देंगे। तो ये क्लैरिटी उनकी तरफ से सीधी सीधी है। बात करो तो इज्जत के साथ बात करो, और पहले से तुम नतीजा तय कर लो और हम ड्रामे के तौर पर मेज पर बैठे। ऐसा नहीं होगा। हम बराबर की सतह पर बात करेंगे, और बराबर की सतह पर बात करने का इशारा उन्होंने बातचीत शुरू होने से पहले वेन्यू बदल करके भी कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनका जो ड्रोन पहुंचा जिसको F-35 से मार गिराया है USS अब्राहम लिंकन के करीब, अमेरिका ने, और फिर भी वो वेन्यू बदलने के लिए तैयार हो गया, तो मान सकते हैं कि हाँ मजबूती है। लेकिन मजबूती जहां आप देख रहे हैं ईरान के अलावा वहां तो नहीं दिख रही है। 1.25 साल देखिए, दिसंबर में तख्ता पलट हुआ था बशर अल असद का, उसके बाद से हिजबुल्लाह बैकफुट पे, इराकी मिलिशिया कुछ नहीं करती है, जो या कभी कभी हमले किया करती थी इसराइल के ऊपर, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि अभी वहां नूर मालिकी को फिर से लाने की कोशिशें की जा रही हैं सत्ता में, और जो ये होती हैं ये जरूर कुछ करते रहे। तो हम मजबूती देख कहाँ रहे हैं? मुझे लगता है सीरिया हाथ से जाने के बाद से सब कुछ कमजोर हो गया है।
देखिए, मुश्किल ये है कि वेस्टर्न मीडिया को अगर लगातार फॉलो करते रहेंगे तो नैरेटिव तो यही बनता है। और अगर अगर सारे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग कमजोर हो चुके तो अब हमला क्यों नहीं कर पाते, ये सबूत अपने आप में काफी है। और मुझे लगता है कि असेसमेंट अमेरिका और इजराइल तक पहुंच रहा है, इसी वजह से अपने सारे फौजी भेज करके, बेड़े भेज करके भी हिम्मत नहीं कर पा रहे। और 3 दिन पहले अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से जो बयान आया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि हम आईआरजीसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना डिसिप्लिन में रहें, बहुत ज्यादा मतलब हमारे ऊपर हमलावर पोस्टर ना रखें। जब अमेरिका का सेंटकॉम जो पूरी दुनिया में तबाही मचाता नहीं नहीं, वो फिरता उसके है। लिए नहीं कह रहा था, वो ये कह रहा था कि चाइना और रूस के साथ मिलके जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, तुम वो हमें उकसाने के लिए कर रहे हो, हम उसको मानेंगे मत, करो वो, बाज आ जाओ उससे। हम्म। हाँ, नहीं, वो हवा हवा से एक ऑपरेशन होने वाला था, एक्सरसाइज, हम्म उसके लिए वो परेशान थे। क्योंकि मैंने हम्म खुद वो वीडियो देखी है, जो हम्म हवाई जहाज से ईरान के आईआरजीसी के फौजी नीचे कूद रहे थे। वो एक हम्म एक्सरसाइज थी दिखाने की कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अब्राहम लिंकन पर ऐसे कूद करके तुम्हारे ऊपर हमले करेंगे कि तुम्हें होश आ जाएंगे। वो सूरत हाल। बहरहाल देखिए, ये बात अपनी जगह सच है। अमेरिका बड़ा मुल्क है, अमेरिका के पास बहुत सी फौजी ताकत है, लेकिन मरने के लिए कौन तैयार है? यहां हम्म सारे अपनी लड़ाई को ये कहते हैं, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम्म कामयाबी या शहादत। हम्म वहां के लोग जो हैं वो परेशान होते हैं मौत के नाम से। तो हम्म ये इनको हराना कोई आसान काम नहीं है। और हम्म, एक के पीछे एक लाइन लगी हुई है, नस्ल दर नस्ल तैयार हैं लोग बिल्कुल शहादत के लिए, अपनी आजादी के लिए। तो उसे बहरहाल महसूस किया जाए तो समझ में आ जाए कि आखिर कहानी क्या है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आखिर में जो लाइन आपने इस्तेमाल की कि जज्बा कहाँ से लाओगे भाई, हथियार ही तो ला हाँ, सकते हो ना, तुम टैंक ला बिल्कुल। सकते हो, तुम तमाम चीजें ला सकते हो, लेकिन वो जज्बा कहाँ से लाओगे जो जज्बा दिख रहा है पिछले 2.5 साल से पूरी दुनिया को? गाजा में बच्चा मर गया, पूरा परिवार खत्म हो गया, रहने की जगह नहीं है, लेकिन आज भी राफा बॉर्डर खुला तो टूटे फूटे मकानों की तरफ जो लौट रहे हैं लोग, उनकी खुशी का ठिकाना देखिए। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये कितना अपनी सरजमी से प्यार करते हैं, इसे छोड़ के जाने वाले नहीं है, चाहे सामने कितना भी बड़ा ताकतवर खड़ा हो। आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे सर, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।